Okay, so we will start last part of isomerism, that is conformational isomerism. Here we can see this isomerism, in alkanes. It is arise due to free rotation along sigma bond in alkane. ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है फ्री रोटेशन. ये मैंने आपको न्यूमन और सॉहर्स में बताया था कि इफ आई एम लेट्स से एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूं, राइट, इफ आई एम राइटिंग ए सॉहर्स कंफर्मेशन ऑफ इथेन, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, दिस इज C2H6. तो क्या हो सकता है ओवर हियर along this carbon we can rotate, है ना, इसको ऐसा रोटेट कर सकते हैं. ठीक है, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू रोटेट, तो बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस बनेंगे, मतलब बहुत सारे यू कैन से प्रोजेक्शंस बनेंगे जिनको हम कन्फर्मर्स कहते हैं. ठीक है, जिनको हम कन्फर्मर्स कहते हैं. तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक कार्बन के अराउंड, है ना, वी आर रोटेटिंग ठीक है along कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, तो ये कार्बन कार्बन है, सिग्मा बॉन्ड है, अलोंग इसके हम इसको रोटेट कर सकते हैं. तो इसमें एक बात लिख लो, है ना, एक नोट करके लिख लो, नोट. ये लिख लिया. So we are having different you can say arrangement. ठीक है, तो different arrangement of atoms, different arrangement of atoms due to free rotation along sigma bond, comma, which can be converted into each other, which can be converted into each other, is called conformations. Different arrangement of atoms which is arise due to free rotation along sigma bond and comma which can convert it into each other is called conformations, or you can say conformers, है ना, conformational isomers या फिर conformers. So conformations, or you can say conformational isomers, or you can say conformers, कुछ भी लिख सकते हो. अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नोट सेकेंड. अब अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो देयर कैन बी मेनी रोटेशन, कोई 1 डिग्री घुमा दे, 2 डिग्री घुमा दे. इफ वी आर रोटेटिंग, तो वी कैन से देयर आर infinite arrangement possible. There are infinite arrangement possible
out of those few are most common, ठीक है, few are most common ठीक है, तो उनके बारे में समझते हैं. Those few are called, let's say, and few are most common in bracket you can write eclipse, you can write staggered, and skew, ठीक है, eclipse, staggered and skew. अब ये समझते हैं ये है क्या. तो मैंने पहले ही बोला, फिर से मैं समझा रहा हूँ, ये आइसोमेरिज्म राइज होती है ड्यू टू, है ना, फ्री रोटेशन. तो इसके कारण इनफाइनाइट अरेंजमेंट बन सकते हैं, और कुछ हैं जो वो मोस्ट कॉमन में है, इक्लिप्स, स्टैगर्ड एंड स्क्यू. इनकी नेमिंग है. तो इक्लिप्स के लिए समझने के लिए पहले एक बार पॉइंट समझते हैं, जिसको बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल. इसमें हेडिंग डालते हैं कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन ईथेन, और इसमें हम ये समझते हैं क्या है डाइहेड्रल एंगल. डाइहेड्रल एंगल, तो व्हाट इज दिस एंगल. तो अगर कहीं पे न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाओ, ठीक है, कहीं पे अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाओ, तो ये तो है फ्रंट कार्बन और ये है बैक कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट से एक बॉन्ड, ये एक्स बॉन्ड है, ये वाई बॉन्ड है. तो एक्चुअल में जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है थीटा, दैट इज द एंगल बिटवीन सी एक्स एंड सी वाई, ठीक है. तो डायहेड्रल एंगल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, दैट इज एंगल बिटवीन, है ना, ये भी कार्बन है और ये पीछे वाला भी कार्बन है, एंगल बिटवीन सी एक्स एंड सी वाई बॉन्ड, ठीक है. ये जो एंगल है इसको बोलेंगे थीटा. तो जैसे अगर आप रोटेट कर रहे हो, फ्री रोटेशन करा रहे हो, तो धीरे 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 ये एंगल बढ़ता जाएगा. विद रेस्पेक्ट टू दैट योर एंगल इज कीप ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ऐसे करके. तो ये एंगल कितना हो सकता है, 0 से 360 डिग्री हो सकता है पूरा, ठीक है. जब x एंड y बोथ आर गोइंग टू बी पैरेलल और इन वन लाइन विद ईच अदर, तो एंगल क्या हो जाएगा 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री, ठीक है. तो अब यहां समझ लेते हैं, राइट. तो if theta is 0 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री, ठीक है, एंड 360 डिग्री, थीटा ये सब है, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे. इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री, 360 डिग्री, देन व्हाट विल हैपन, ये कुछ इस तरह से होगा. अगर इफ आई हैव टू राइट, जीरो डिग्री में ये इसके पीछे छुपा होगा, है ना, एक्स वाई, तो ये भी ऐसे करके बॉन्ड होंगे सारे. तो ये क्या होगा, एक दूसरे के पीछे छिपा है, तो इस फॉर्म को बोलते हैं इक्लिप्स. और इफ थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, 180 डिग्री एंड
300 डिग्री, तो क्या होगा 60 डिग्री का मतलब क्या है, ये यहाँ तक पहुंच गया। 180 डिग्री का क्या है मतलब जस्ट अपोजिट पहुंच गया, और फिर 120 डिग्री मतलब लाइक दिस। तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। तो ये देख लो, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ये जो बॉन्ड है कार्बन एक्स और ये पीछे वाला कार्बन और वाई, इसके बीच का जो भी एंगल होगा उसको बोलेंगे थीटा। फिर एक नोट लिख लो, अरे नहीं बेटा आप फिजिक्स में मत जाओ, सॉलिड एंगल, ठीक है, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल ओनली। तो बस इस पे हम ये कह रहे हैं, देखो मैं शायद मैं बना के कोशिश करता हूँ, राइट, अपने हाथों से, ठीक है, एंड मे बी इफ आई एम एबल टू डू आई विल टेल यू। ठीक है, तो लेट्स से पहले ये मॉलिक्यूल है ऐसा, राइट, sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है, राइट, ये तीन ऐसे जा रहे हैं, मतलब अभी आप अभी के लिए समझ लो कि ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, ऐसा ऐसा, इसको हटा देते हैं, राइट। तो अभी क्या है, दोनों के बीच में ऐसे बीच में एक एक बॉन्ड है, तो अगर मैं ये रोटेट कर रहा हूँ, वट एवर इज एंगल इज गोइंग टू मेक बिटवीन दिस एंड दिस, दैट इज गोइंग टू बी थीटा, राइट, ये है आपका डायहेड्रल एंगल ऐसे। तो जैसे जैसे ये बढ़ाते जाओगे, मतलब घुमाते जाओगे, ये जीरो था ऐसे, राइट, फिर धीरे 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 ये बढ़ता जाएगा ऐसे, काइंड ऑफ, ठीक है। सो अमंग, अभी हम आते हैं बेटा, अभी हम इसमें आते हैं कि स्टेबिलिटी क्या होगी, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी में लिखाएंगे अभी, राइट, अभी ये हो गया, तो फिर हेडिंग डाल दो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर्स। और कन्फर्मर्स लिख सकते हैं, कन्फर्म, ठीक है। तो पहला आता है, लेट्स से फर्स्ट इज एंगल स्ट्रेन। अगर कहीं पे एक्सपेक्ट, ये कहां पे आएगा, जनरली इन ऑब्जर्व इन
ऑब्जर्व्ड इन साइक्लिक, है ना, कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, जनरली ऑब्जर्व्ड इन साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो होता ही है कि जब भी कभी जो भी एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल है उससे थोड़ा सा भी बॉन्ड एंगल कम होगा तो एंगल स्ट्रेन आएगा। ठीक है, तो अगर मान लो मैं बात कर रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल है कि अगर मैंने बात की यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन की, और यहाँ पे ये जो कार्बन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना है sp3 के हिसाब से? एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल शुड बी 109 डिग्री 28 मिनट, बट एक्चुअल में रियलिटी में क्या है? तो जब भी हम रियलिटी में देखेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल एंगल क्या है? एक्चुअल बॉन्ड एंगल क्या है? ये 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे क्या है, जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए इससे बहुत कम बॉन्ड एंगल है। इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे के पास बहुत ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई दे विल बी क्रिएटिंग, ठीक है, एंगल स्ट्रेन, दे विल बी क्रिएटिंग एंगल स्ट्रेन। सो सिंस, है ना, expected bond angle, actual bond angle is less than expected bond angle, hence, है ना, bond electron density will experience experience repulsion. That repulsion is called angle strain. Second vector is torsional strain. टॉर्शनल स्ट्रेन ये क्या है? So this is actually observed when we are drawing conformers. तो क्या है कि this is repulsion between CX and
Cy bond electrons in XCCY bond। इसका मतलब क्या है? ये वही है जैसे हमने डायहेड्रल एंगल देखा था। तो यहाँ पे क्या है? रिपल्शन बिटवीन CX एंड CY बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, या फिर बॉन्ड लिख सकते हो, बॉन्ड्स, ठीक है, इन CX XCCY बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं, ये हमने अभी बनाया था। तो ये X है, ये C है, ये पीछे वाला C है, राइट, एंड ये Y है। So this is, let's say this is going to be like that, X और ये पीछे वाला है C and that is Y, right। इसको किस तरह से बनाए? इसको 100 हर्ट्ज में बनाते हैं। चाहता हूँ कि दिख जाए, तो ऐसा बनाते हैं, इसको इधर बना देते हैं, इसको इधर बना देते हैं, ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। अगर इसको ऐसे बनाएंगे तो दिखेगा। चलो ऐसे बना लो, ये ऐसा हो गया। तो ये जो भी बॉन्ड है, इसके बीच में जो एंगल लगेगा वो हमारा, ठीक है, डायहेड्रल एंगल था, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा, राइट। तो लेट्स से अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे से कितना इलेक्ट्रॉन रिपल्शन देगी वो टॉर्शनल स्ट्रेन है। तो टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम कब होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे के क्लोज होंगे। भाई अभी क्या है? अभी ये ऐसा कुछ है, राइट, एक ऐसा है तो एक ऐसा है, 160 डिग्री का एंगल है इनके बीच में, राइट, ऐसा, मतलब एक के पीछे एक, ऐसा, ठीक है, राइट। जैसे ये एक दूसरे के प्लेन में आ जाएंगे तो इनके बीच में क्या होगा? डिस्टेंस कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम तो रिपल्शन ज्यादा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम is minimum in staggered and torsional strain is maximum in eclipse। तो ये क्या होगा? जैसे ये 60 होगा, स्टैगर्ड बनेगा, तो ये मैक्सिमम एंगल होगा। उसके बाद अगर आप इधर थोड़ा और मूव करोगे तो इधर तो एंगल बढ़ेगा, लेकिन इधर से कम होना चालू होगा, देन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द रिपल्शन। तो मिनिमम कब होगा? जब ये भी 60 हो, इधर से भी 60 हो, राइट। तो ये मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन दैट इज इन स्टैगर्ड, और मैक्सिमम कब होगा? जब इक्लिप्स, एक के ऊपर एक होगा, देन दे आर हैविंग closest distance with each other and that's why maximum repulsion। नेक्स्ट है एक और फैक्टर दैट इज कॉल्ड वॉन डर वॉल स्ट्रेन। ये कब होगा वॉन डर वॉल स्ट्रेन? जब हम दो ग्रुप की बात करते हैं। वॉन डर वॉल कब लगता है? जब फिजिकल इंटरेक्शन हो, है ना।
दो एटम के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है तो उसको वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्स बोलेंगे और उसी के हिसाब से स्ट्रेन आएगा। तो जब भी कभी हम दो एटम्स की बात कर रहे हैं, राइट, सो ओवर हियर लेट्स से मैं फिर से वही डायहेड्रल एंगल बना रहा हूं, राइट, मान लो ऐसा कुछ है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो ये एक्स का भी एक साइड है, वाई का भी एक साइड है, इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है, राइट, या फिर इनके सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है, उससे वी आर एक्चुअली चेकिंग कि भाई वॉन्डरवॉल स्ट्रेन आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन कब लगता है, वॉन्डरवॉल या फिर वॉन्डरवॉल फोर्स कब लगते हैं। अट्रैक्शन टर्म से आपको रिपल्शन नहीं समझ में आएगा। तो वॉन्डरवॉल फोर्स तब लगते हैं जब बिटवीन टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम है ना, ग्रुप ऑफ एटम्स फिजिकली, है ना, इन ब्रैकेट नॉट केमिकली, केमिकली मतलब कोई बॉन्ड ना हो, है ना, नॉट केमिकली और बॉन्डेड टू, है ना, ईच अदर। टू ईच अदर। तो उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि भाई इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस जो है, राइट, हम मान लो एक कोई एटम है यहाँ पे, कोई एक एटम है एक्स और ये कोई एक एटम है वाई, अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस है, राइट, आर, if this r is greater than sum of van der Waal radii, sum of van der Waal radii, then hence attraction will apply, will happen, but ये तो पहली कंडीशन हो गई मान लो। ठीक है, दूसरी कंडीशन में यहाँ पे लिख रहा हूं इधर, सेकेंड, if r is less than sum of van der Waal radii, then repulsion will occur, and this repulsion is called van der Waal repulsion या फिर van der Waal स्ट्रेन। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं, जब हम ये कन्फर्मर्स बना रहे हैं तो इन ग्रुप के बीच में क्या होगा, थोड़ी सी डिस्टेंस रहेगी। अगर ये डिस्टेंस, ठीक है, इनकी वॉन्डरवॉल रेडियाई के सम से कम है तो रिपल्शन आएगा, ज्यादा है तो अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे हम स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो मतलब अगर बल्कि ग्रुप लगे होंगे तो क्या होगा, स्टेरिक क्राउडिंग होगी, जिसको हम क्राउडिंग कहते हैं, या वॉन्डरवॉल रिपल्शन, ऐसा ये टर्म आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वॉन्डरवॉल रिपल्शन हो गया। अगेन दिस वॉन्डरवॉल रिपल्शन विल बी मिनिमम इन स्टैगर्ड, क्योंकि भाई ये दोनों बॉन्ड अलग अलग प्लेन में है तो फिर इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी। सो वॉन्डरवॉल रिपल्शन इज मिनिमम इन, राइट, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके बाद पहले ये लिख लो, फिर वी कैन राइट आफ्टर आफ्टर दैट।
तो अब यहाँ पे लिख लो नेक्स्ट पॉइंट नोट करके, वाटर वॉल repulsion is minimum in staggered, van der Waal repulsion is minimum in staggered and maximum in eclipse form. Maximum in eclipse form. Van der Waal repulsion is minimum in staggered and maximum in eclipse form. तो अब हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी का फैक्टर पता चल गया। यहाँ पे एंगल स्ट्रेन लगता है, टॉर्सनल स्ट्रेन लगता है और भाई वॉन डर वॉल स्ट्रेन लगता है। ठीक है, तो जो भी मैक्सिमम वॉन डर वॉल स्ट्रेन लगेगा वो लगेगा किसमें, इक्लिप्स में, क्योंकि इक्लिप्स में क्या है, दोनों के दोनों बॉन्ड एक दूसरे के क्लोज हैं, है ना, एंड दैट्स व्हाई दे आर हैविंग मैक्सिमम रिपल्शन। तो आप लिखते हैं इसके बाद इन इथेन क्या होगा, इन इथेन समझ लेते हैं। अभी हेडिंग तो इथेन के थ्रू थी। ठीक है, तो अब लेट्स से अब बात करते हैं, तो इन इथेन में क्या होगा, जैसे मैंने बोला था अलग अलग हम थीटा के हिसाब से देखेंगे। तो लेट्स से अगर हम पहले स्टार्ट करते हैं जीरो से, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है और ये इक्लिप्स है। फिर हमने इसको रोटेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, पीछे वाले को रोटेट करने लग से, तो एच एच एच, ये थीटा हो गया हमारा राइट 60 डिग्री। तो ये स्टैगर्ड हो गया। अब फिर से आपने इसे रोटेट कर लिया, तो ये 120 डिग्री हो गया, फिर से इक्लिप्स बन गया। फिर आपने रोटेट किया और, है ना, तो अभी हम जैसे मान लो इस और इस हाइड्रोजन के बीच में हम थीटा देख रहे हैं, मान लो इसको डैश करके लिख रहे हैं, तो अभी ये हो गया, अब ये वाला और ये वाला हो गया। फिर आप करोगे तो इनके बीच में थीटा 180 डिग्री, फिर से ये स्टैगर्ड। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, बस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सो दैट यू कैन इमेजिन। मैं ऐसा करता हूँ अलग कलर से लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो इनके बीच में 180 डिग्री एंगल हो गया। फिर क्या हुआ, फिर आपने और घुमा दिया,
तो अब क्या हो गया एंगल 240। ये फिर से इक्लिप्स, एंड फिर यू हैव लेट्स से रोटेटेड, तो ये एंगल 360 डिग्री हो गया, हाँ सॉरी 300 हो गया, तो ये स्टैगर्ड, एंड वापस आप और घुमाओगे तो ये फिर से 0 डिग्री पहुंच जाएगा। अब इक्लिप्स में क्या है, देखो इक्लिप्स इज हैविंग इन इथेन जो है वो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो छोटे छोटे एटम होते हैं, तो वॉन्डरवॉल रिपल्शन तो नहीं है, जो भी एक ही फैक्टर है जो इनके बीच में राइट स्टेबिलिटी की वजह है वो है टॉर्शनल स्ट्रेन, बस। कोई ये हाइड्रोजन छोटे छोटे एटम है तो इतना बड़ा तो है नहीं, तो यहाँ पे हम एक ही फैक्टर है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, टॉर्शनल स्ट्रेन, ठीक है। एंड टॉर्शनल स्ट्रेन इज गोइंग टू बी यहाँ पे मैक्सिमम और यहाँ पे मिनिमम, ठीक है। तो ये इसके कारण हेंस हेंस staggered is more stable than eclipse. Staggered is more stable than eclipse. चलो अब देखते हैं आगे। तो लेट्स से यहाँ पे वी हैव टू ड्रॉ एनर्जी डायग्राम, तो क्या होगा, तो इक्लिप्स टू स्टैगर्ड, स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी एनर्जी कम हो गई, स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल हेंस इट्स एनर्जी इज गोइंग टू बी लेस, और इक्लिप्स की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो फिर अगर हमें ड्रॉ करना होगा एनर्जी डायग्राम, तो कैसे होगा, एनर्जी यहाँ पे और यहाँ पे डायहेड्रल एंगल थीटा, डायहेड्रल एंगल थीटा। तो लेट्स से अगर थीटा 0 है, 60 है, 120 ऐसे लिख लेते हैं हमारे, 80, 240, 300। तो थीटा पे 0 पे क्या है, इक्लिप्स हाई एनर्जी, फिर 60 पे क्या है, लो एनर्जी, फिर 120 पे क्या है, हाई एनर्जी, फिर 180 पे क्या है, लो एनर्जी, फिर 240 पे क्या है, हाई इक्लिप्स, फिर 300 पे क्या है, लो एनर्जी। तो ये कैसे आएगा, ऐसा। ये सारे पीक जो हैं वो किसके लिए हैं, इक्लिप्स के लिए। एंड ये सब किसके लिए हैं, स्टैगर्ड के लिए, ठीक है।
इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है फॉर एल्केन वो आता है 12.5 किलो जूल पर मोल, 12.5 किलो जूल पर मोल, विच इज नॉट वेरी ह्यूज। इसीलिए रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहे। ठीक है, for Megha is asking, sir, can we start solving the module? Yes beta, you can. And this is, you have to remember, whenever we are doing something you have to solve by yourself, and if you have the doubt you can ask me. ठीक है, so keep solving. जैसे ही एक चैप्टर खत्म हो रहा है या एक सब टॉपिक खत्म हो रहा है, you should start solving questions. अभी आप लोग थोड़े से फ्री हो comparatively, I don't know, I'm just assuming. अगर आप फ्री हैं तो आप जरूर सॉल्व करें, राइट, वरना आप भूल जाओगे सारी की सारी चीजें। ठीक है, केमिस्ट्री इज वेरी वॉलेटाइल। हाँ, ओके, राइट। नचिकेत का क्वेश्चन है कि सर हाउ टू फाइंड इनेंशियोमेरिक एक्सेस। तो अगर कोई चीज एक्सेस में है, तो क्या होगा, उसके कारण थीटा आएगा। तो जैसे मान लो मैं बोलूं, एक तो फॉर्मूला है, वो मैं फॉर्मूला समझ लूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ ऑफ जा रहा हूँ जो टॉपिक है, लेकिन मैं ये बता देता हूँ इनेंशियोमेरिक एक्सेस। तो मान लो एक सैंपल है जिसमें दो इनेंशियोमर है, एक डी है मान लो एक्स और एक है एक्स स्टार। ठीक है, ये दोनों मिक्स हैं। ये जो है वो डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये जो है वो लीवो रोटेटरी है। तो जितना एंगल ऑफ रोटेशन इसका होगा उतना ही इसका होगा। तो अगर इसका +100 है तो इसका -100 होगा। अब क्या होगा, इसका मतलब है कि ये जो है रोटेशन इसको कैंसिल आउट कर देगा। अगर मान लो ये 50-50% है तो 100% रेसिमिक मिक्सचर बनेगा और पूरा का पूरा एंगल जो है ऑफ रोटेशन 0 आएगा। इसीलिए रेसिमिक मिक्सचर को बोलते हैं ऑप्टिकली इनेक्टिव। लेकिन अगर मान लो ये 60 है और ये 40 है, तो इस 40 ने इस 40 को कैंसिल आउट कर दिया, तो केवल इफेक्टिवली कितना बचा, 20% बचा। ये 20% क्या करेगा, एंगल ऑफ रोटेशन थीटा लेके आएगा। तो मान लो 100% के हिसाब से 100% डी होता, उसके हिसाब से एंगल था +100, तो 20% के हिसाब से कितना होगा, 20 डिग्री, +20 डिग्री। और इसको बोलेंगे इनेंशियोमेरिक एक्सेस। कौन सा इनेंशियोमर एक्सेस में है, तो अगर प्लस दिखा तो आपको समझ जाएगा डी एक्सेस में है। 20 डिग्री दिखा तो आप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो, अच्छा ये कितना परसेंट इसका हुआ, उतना परसेंट ये एक्सेस में है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है परसेंटेज इनेंशियोमेरिक एक्सेस इक्वल्स टू डी माइनस एल डिवाइड बाई डी प्लस एल इंटू 100। ठीक है, तो इसमें डाल दो 60 माइनस 20, सॉरी 60 माइनस 40, तो 20 आ गया, 20% हो गया एक्सेस में। और ये जो होगा ये ऑप्टिकल रोटेशन के हिसाब से आएगा। इसका फॉर्मूला और क्या है, परसेंटेज इज इक्वल्स टू थीटा ऑब्जर्व्ड। लिख लो ये बातें, हो सकता है ये मैंने नहीं बताई है, मुझे याद आ रहा है शायद नहीं बताई, छूट गई है। थीटा ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाई कितना थीटा दिखा, डिवाइड बाई थीटा, है ना, एक्चुअल जितना होना चाहिए थियोरेटिकल, इंटू 100। तो ये दो फॉर्मूले हैं। फिर से आप इस बात को समझो कि एक सैंपल था उसमें दो इनेंशियोमर हैं, तो दोनों इनेंशियोमर क्या करेंगे, एक दूसरे के ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल आउट करेंगे। तो अगर 50-50% है तो पूरा 100% रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। इसके अलावा अगर मान लो कोई चीज एक एक्सेस में है, राइट, तो उसके हिसाब से एंगल ऑफ रोटेशन आएगा। तो जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लो एक जो है, राइट, जो थीटा थियोरेटिकल था वो था आपका 30 डिग्री माइनस का। ठीक है, थियोरेटिकली इतना होना चाहिए, जब प्योर फॉर्म का प्योर इनेंशियोमर का थीटा दे रखा है -30 डिग्री।
लेकिन हमें थीटा देखने को मिला -12 डिग्री। तो कितना एनेंशियोमर एक्सेस में है, तो आपने लिख लिया -12 डिवाइड बाई -30 इंटू 100। तो ये कट गया माइनस माइनस, तो इससे 40% आ गया। तो 40% कौन सा वाला, निगेटिव वाला ज्यादा है। बाकी 60% क्या होगा, बाकी 60% कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से। तो 30 प्लस होगा, 30 माइनस होगा। टोटल माइनस देखा जाए तो कितना हो जाएगा, -40, यहाँ पे 40% था, और 30 जो कैंसिल आउट हो गया तो 70। ये समझ में आया? ये बात नहीं समझ में आई तो पूछ लो भाई। -30 दिया था प्योर फॉर्म का, है कितना, ऑब्जर्व कितना हुआ, -12। इसका मतलब है माइनस एल वाला जो है वो ज्यादा है। कितना ज्यादा है, थीटा ऑब्जर्व डिवाइड बाय थीटा थियोरेटिकल इनटू 100। ऑब्जर्व डिवाइड बाय थियोरेटिकल इनटू 100, तो इससे आ गया आंसर 40%। तो डी कितना हो गया, टोटल डी एक्सिस में तो हो गया, एक्सिस में एल हो गया 40। अगर हमें देखना होगा बाकी 60 क्या होगा, इसके अलावा जो 60% होगा वो कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कैंसिल आउट हो रहे हैं एक दूसरे से। तो 30 तो 30% डी निकल के आया, 30% एल निकल के आया। टोटल एल कितना हो गया, 70। इसमें मॉड लगा लेना यहाँ पे, ठीक है, ये मॉड है, मतलब हमें बस डिफरेंस लेना है सर, डी माइनस एल, राइट। तो जो भी ज्यादा होगा उससे निकालेंगे। तो ये नचिकेत का क्वेश्चन था, कैसे एनेंशियोमर एक्सिस निकालेंगे, मैंने फॉर्मूला बताया। either you know d and l contribution, then you can write. If you don't know, then apply this formula, d theta observed divided by theta theoretical into 100। ठीक है, तो ये लिख लो, ये दो फॉर्मूले आप लिख लो, ये तो बस समझाने के लिए था, राइट। इसमें कोई दिक्कत आ रही है देन आस्क अगेन, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, किसी को भी दिक्कत नहीं आ रही है, वेरी गुड। तो ये तो हो गया इथेन में। अब मान लो हम एन ब्यूटेन की बात करें, तो कन्फर्मेशन इन, अच्छा इसमें एक बात लिख लो, क्योंकि सिंस स्टेगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, इसलिए 99% जो होगा वो स्टेगर्ड होगा। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल आपका प्रेजेंट होगा देन इट इज गोइंग टू बी 99% मोर देन, ईथेन इज मोर देन, है ना, मोर देन 99% इन स्टेगर्ड फॉर्म, एंड यहाँ पे लेस देन 1% इन इन एक्लिप्स फॉर्म। ठीक है, या फिर इसको नोट में ही लिख लेना, यहाँ पे मत लिखो। ईथेन इज प्रेजेंट, राइट, ईथेन इज हैविंग staggered form, or ethane is present in staggered form more than 99%, and in eclipse form less than 1%। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसमें ऑब्वियसली मॉलिक्यूल उसी फॉर्म में रहेगा। तो ये रीजन है, बट दिस एनर्जी इज नॉट सो हाई कि रूम टेम्परेचर पे वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट ना हो पाए। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, सिस ट्रांस, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होते, इसीलिए वो दो अलग अलग कंपाउंड है। अगर वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते तो वो एक ही कंपाउंड माने जाते हैं। जैसे टॉटोमेरिज्म में हम बोलते हैं, दे आर रैपिडली इंटर कन्वर्टिंग इनटू ईच अदर। तो इनॉल और टॉटो फॉर्म है ना, कीटो फॉर्म, दोस्त क्या है, वो सेम ही है, चाहे आप उसको इनॉल फॉर्म में लिखो चाहे कीटो फॉर्म में। कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है इसलिए हम कीटो फॉर्म में लिखते हैं। जहां पे इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, जैसे फिनॉल विनॉल टाइप, वहां पे फिनॉल लिखते हैं। तो जहां इंटर कन्वर्जन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पे एनर्जी बैरियर जो है वो अचीवेबल है, मतलब वो आराम से रूम टेम्परेचर पे उतना वो इतना कम है कि आपस में इंटर कन्वर्जन हो जा रहा है, वो एनर्जी बैरियर अचीवेबल है एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे भी इंटर कन्वर्जन हो रहा है, और जहां इंटर कन्वर्जन नहीं हो रहा है वो अलग अलग कंपाउंड दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। अब आती है बात कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन एन ब्यूटेन।
अगर हम एन ब्यूटेन की बात कर रहे हैं तो कैसे दिखेगा? लेट्स से दिस इज CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे C1 मतलब 1 2 3 4, हम इन दोनों के बीच में मान लो कंफर्मेशन, हम सॉरी कंफर्मेशन ड्रॉ कर रहे हैं, दिस बॉन्ड वी आर टेकिंग लेट्स से इनटू कंसिडरेशन, तो इनका न्यूमन प्रोजेक्शन कैसे आएगा? यू कैन राइट, तो ये हो गया। यहाँ पे क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसको बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स, क्योंकि यहाँ पे CH3 एक साथ है। देन वी हैव रोटेटेड, then over here theta is 60 degree, this is called gauge form, it's a part of, है ना, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड का एक टाइप है, इसको बोल रहे हैं गॉश फॉर्म, GAUCHE गॉश। फिर क्या है, फिर हमने रोटेट किया, theta is 120 degree, this is called partially eclipse। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे CH3 साथ में थे और यहाँ CH3 अलग अलग जगह पे है, इसलिए ये पूरा इक्लिप्स नहीं है, पार्शियल इक्लिप्स है। फिर क्या हुआ, देन वी हैव रोटेटेड, then theta is 120 degree 180 degree, and that is a part, that is a type of staggered that is called NT form। फिर क्या किया हमने, फिर से ड्रॉ किया, अब यहाँ पे CH3 और H एक साथ हैं, तो दिस इज थीटा इज 240 डिग्री एंड दिस इज आल्सो partially eclipse, and we are going to further rotate, then this is similar to gauge form, theta is 3 degree 300 degree, तो gauge form। तो ये फिर से आप ड्रॉ कर लो,
नाउ अब हम इसको 3-4 फॉर्म से उनको समझ लेते हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू राइट, लेट्स से fully eclipse, partially eclipse, gauge form and anti form। यहां पे ऊपर लिखना है आपको टॉर्शनल स्ट्रेन, और यहां पे वॉन डेर वाल स्ट्रेन, ठीक है। तो भाई टॉर्शनल स्ट्रेन तो इक्लिप्स फॉर्म में है, तो मैक्सिमम मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम मिनिमम, ये स्टैगर्ड दोनों पार्ट है। यहाँ पे क्या होगा, वॉन डेर वाल स्ट्रेन क्या होगा, मैक्सिमम बिटवीन CH3 एंड CH3, इन दोनों के बीच में। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी होगा यस, है ना, बट मैक्सिमम नहीं होगा बिटवीन CH3 एंड H, इनके बीच में। यहाँ पे भी होगा, थोड़ा सा होगा CH3 और CH3 के बीच में, क्योंकि एक प्लेन में नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा होगा, ठीक है। तो यस बिटवीन CH3 एंड CH3, और यहाँ पे नो ना, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्या है, दोनों CH3 क्या है, एक दूसरे से बहुत दूर है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे। तो हेंस क्या हो जाएगा, अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखेंगे तो हेंस स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया, एंटी में बिल्कुल भी रिपल्शन नहीं है, बहुत ही कम है एंटी। फिर क्या है, गॉश, फिर पार्शियली इक्लिप्स, एंड देन सबसे कम फुल्ली इक्लिप्स। तो यहाँ पे एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है, राइट। आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखना है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो क्या होगा, तो मुझे 0 याद रखना है, 0, 60, 120, 180, 240 एंड 300। 0 पे सबसे ज्यादा, फिर 60 पे गॉश फॉर्म, फिर 120 पे पार्शियल इक्लिप्स, फिर 180 सबसे कम, फिर 240 गॉश फॉर्म, सॉरी पार्शियल इक्लिप्स, एंड फिर 300 गॉश फॉर्म। तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अगर ये मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड, सॉरी हमें तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर लिखना है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड स्टेबिलिटी में गॉस फॉर्म, फिर ये थर्ड, और ये फोर्थ। ठीक है, तो ये हो गया, फर्स्ट हो गया आपका एंटी, सेकंड हो गया आपका गॉश फॉर्म, थर्ड हो गया आपका पार्शियली इक्लिप्स, एंड फोर्थ फुल्ली इक्लिप्स। ऐसा आपका ग्राफ आएगा। अगर कहीं 360 भी लिखा है, मान लो 360, तो इसका सबसे हाई ऊपर ऐसे आ जाएगा।
अब इसमें एक नोट है, इन केस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल मतलब क्या होगा, अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो OH, इथाइलिन ग्लाइकॉल मतलब CH2CH2OH। तो जैसे वहां पे हमारे CH3 ग्रुप लगे थे एन ब्यूटेन में, उनको हटा के हमने 2 OH डाल दिए, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ऐसा कुछ, दिस इज H बॉन्डिंग। तो हेंस स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो क्या होगा, गॉश इज मोर स्टेबल देन NT एंड देन पार्शियली इक्लिप्स, फुल्ली इक्लिप्स। बस ये यही चेंज हो रहा है। तो गॉश इज मोर स्टेबल देन NT, और ये कहां कहां पे वैलिड होगा, राइट, केवल इथाइलिन ग्लाइकॉल में ही नहीं, ये और जगह भी वैलिड हो सकता है जहां जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो इसका रीजन क्या है, रीजन है H बॉन्डिंग, एंड दिस ऑर्डर इज this order is valid in following cases, in cases where hydrogen bonding exist। तो क्या हो सकता है वो केसेस, CH2 यहाँ पे मान लो लगा है OH और यहाँ पे लगा है G, और ये G कोई भी ग्रुप है, या तो ये OH है या फ्लोरीन है या COOH है, ठीक है, जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, NH2 है, राइट, ऐसा कोई भी ग्रुप लगा होगा, NO2 है, एक्सेट्रा। इन सारे केसेस में क्या होगा, H बॉन्डिंग होने के कारण गॉश फॉर्म इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, ठीक है। इन फॉलोइंग केसेस वेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट, ये लिख लो। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं इसमें।
ठीक है, अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन। पहले तो आप ये समझ लो कि जो ये साइक्लोहेक्सेन एक्चुअल में हमें ऐसा दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली, है ना, टॉप व्यू। दिस इज टॉप व्यू ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, टॉप व्यू ऑफ साइक्लोहेक्सेन है ये। क्यों? क्योंकि बिकॉज cyclohexane exists in chain form, पकड़ स्ट्रक्चर। पकड़ स्ट्रक्चर मतलब जिगजैग टाइप का स्ट्रक्चर होगा, उस तरह से उसको बोलते हैं चेन फॉर्म। तो वो है क्या? पकड़ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लेट्स से that is actually right, if we are going to draw ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ ए चेयर फॉर्म, और ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसको कोई ऊपर से देखेगा, ठीक है, तो उसका ये जो प्रोजेक्शन लेगा वो मान लो इस प्लेन पे ले। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको ऑफ को, मान लो इस प्लेन में ले रहा है कोई, तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे गिरेगा इसका प्रोजेक्शन। ऐसे ही इस वाले का इधर मान लो यहाँ गिरा, इसका यहाँ गिरा, राइट। तो ऐसा कुछ करके आपको स्ट्रक्चर दिखेगा ऊपर से। ठीक है, मैं ऐसे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ये दिस इज आई एम ड्राइंग, तो ये यहाँ पे ऐसा ठीक है, ये ऐसा दिखेगा, राइट। ऐसा अभी मैं बस ऐसा ऐसा कर ले रहा हूँ, आप पूरा ऐसे गिर रहा है, ये टॉप व्यू हो गया, ऊपर से देखो। ठीक है, तो दिस इज टॉप व्यू ऑफ साइक्लोहेक्सेन बिकॉज साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट इन चेन फॉर्म, और उसको हम बोल रहे हैं पकड़ स्ट्रक्चर। ये है चेन फॉर्म। चेयर फॉर्म, सॉरी चेन फॉर्म, चेयर फॉर्म, एंड चेयर फॉर्म है ये, नॉट चेन फॉर्म, चेयर फॉर्म, दैट इज पकड़ स्ट्रक्चर। ये चेयर जैसा दिख रहा है ना, है ना, इसलिए इसको बोल रहे हैं चेयर फॉर्म। अब समझते हैं ये साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म होती क्या है। तो ठीक है, तो लिखते हैं मेनली यहाँ पे हमें मिलेंगे, राइट, चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म। चेयर फॉर्म इज staggered conformations, and board form due to eclipse
conformations. So chair form is arise due to staggered conformations and board form is arise due to eclipse conformation. इनको समझ लेते हैं. तो पहले हेडिंग है चेयर फॉर्म. तो लेट्स से अगर मुझे, ठीक है, राइट, ठीक है, मान लो ये इस तरह से है, ठीक है, एंड कोई पर्सन इसको इस तरह से देख रहा है, इधर से, अभी टॉप व्यू नहीं है, सामने से देख रहा है, ठीक है, तो उसको ये कार्बन दिखेगा, इसके पीछे ये कार्बन नहीं दिखेगा, ये कार्बन दिखेगा, इसके पीछे ये कार्बन नहीं दिखेगा, ठीक है. तो दिस इज गोइंग टू बी रिजल्ट इनटू लेट्स से लाइक दिस, ठीक है. ये दो पैरेलल है, एक ये है, इसके पीछे वाला कार्बन, ठीक है, पीछे वाला कार्बन, एक ये कार्बन, इसके पीछे वाला कार्बन. लेट्स से अगर मैं इसको 1 दे देता हूँ नंबरिंग, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है. तो ये 1 हो गया, 1 1 के पीछे ये 2, ठीक है. अब क्या होगा, ये हो गया 3. पहले मैं 2 क्यों बना लेता हूँ, 2 के पीछे वाली चीजें. तो हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े, हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है. तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इस कार्बन पे एक जो है वो आपका एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है. इस कार्बन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसी तरह से इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है. और एक एक आपका ये 6 वाले से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 हो गया. अच्छा, ये 3 किससे जुड़ा हुआ है, 4 से, तो ये 4 पीछे वाला है. ठीक है, ये 6 हो गया. तो ये नंबरिंग क्या है, 1 2 3, ठीक है, ये 4 पीछे वाला, ये 5 और ये 6. ठीक है, मैं कैसे लिख रहा हूं, दिस इज एक्चुअली रिजल्टिंग इनटू दिस. कैसे, मैंने इसको इधर से देखना चालू किया, तो 1 के पीछे 2, 1 के पीछे 2, ठीक है. 2 किससे जुड़ा हुआ है, 3 से, तो 3 इधर आ गया. फिर ये किससे जुड़ा हुआ है, 4 से, तो ये 4 इधर आ गया. 4 के आगे कौन है, 5 और 5 और 6, तो ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पे देखो एंगल कितना है सबके बीच में, थीटा, दैट इज 60 डिग्री. तो ये क्या हो गया, स्टैगर्ड. इसमें कोई दिक्कत, राइट. इधर से मैंने नंबरिंग भी की है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए. 1 2 3 4 5 6, सब पे 2 2 हाइड्रोजन है. मैंने इन दोनों पे 2 हाइड्रोजन नहीं बनाए, यू कैन ड्रॉ ऑन टू, ठीक है.
तो ये कुछ ऐसा है कि ये वाला कार्बन आप देख रहे हो, ये वाला इसके पीछे वाला, इससे ऊपर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर नीचे गया, फिर ऐसे गया, राइट, ऐसा कुछ। ये आपको दिख नहीं रहा है ये वाला पॉइंट, बट ये ऐसे दिखेगा, राइट, इधर, फिर ये ऐसा दिखेगा, सिमिलरली यहाँ पे रहेगा, और इसके ऊपर इधर ऐसे भी आएगा, सेम ये भी ऐसा ऊपर, राइट। तो इसलिए आपको ये वाले पॉइंट के पीछे वाला नहीं दिखेगा, दैट इज गोइंग टू बी इन पेरीफेरी, तो इसलिए ये वाला पॉइंट दिख रहा है, इसके पीछे वाला दिख रहा है, राइट। अब इसमें समझते हैं हाइड्रोजन की पोजीशन। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इन चेयर फॉर्म, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, तो जो हमने चेयर फॉर्म बनाई है, इसमें क्या होगा, हर जगह पे, हर कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन जुड़े हैं। एक हाइड्रोजन तो होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 कितना हमने एंगल बोला है, 109 डिग्री 28 मिनट sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एक तो बिल्कुल जस्ट ऊपर रहेगा, आउट ऑफ द प्लेन, और अल्टरनेट पे ऊपर नीचे, ये ऊपर तो ये नीचे, ये नीचे, ये ऊपर, है ना। जैसे मान लो अगर आपने यहाँ पे 1 लिखा था, 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे ऊपर तो 2 पे नीचे, फिर 3 पे ऊपर, 4 पे नीचे, फिर 5 पे ऊपर, 6 पे नीचे, है ना। ये सब हाइड्रोजन है। दीज हाइड्रोजन आर कॉल्ड एक्सियल हाइड्रोजन। ये क्या है, एक्सियल हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर से बनाएंगे एक बार, एक और बार, ताकि अलग अलग समझ पाए। तो ये जो आप समझ रहे हो स्ट्रक्चर, उसमें जैसे यहाँ पे भी मतलब देख सकते हो, ठीक है, राइट। यहाँ पे ये वाला कार्बन, ये वाला जो ये प्लेन है अभी, राइट, इसमें ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर की तरफ गया, सेकंड वाले पे ये नीचे की तरफ गया। ऐसे ही यहाँ पे होगा, इनको अभी छोड़ दो, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये वाला एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो गए, दीज आर एक्सेल हाइड्रोजन। अब बात करते हैं इन दोनों की। हर एक कार्बन पे दो है, एक ये एक्सेल हो गया, तो ये वाला दूसरा, इसको बोलेंगे इक्विटोरियल, इस वजह से ये वाला इक्विटोरियल ऐसे। तो दोज आर गोइंग टू बी, राइट, अवे फ्रॉम द रिंग, ऐसे, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, बाहर की तरफ, रिंग से बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम द रिंग, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्सियल हाइड्रोजन, सॉरी इक्विटोरियल हाइड्रोजन। तो 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, 6 एक्सियल हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख लेना, 6 एक्सियल हाइड्रोजन एंड 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन।
है ना, ये क्या है, अवे फ्रॉम रिंग है ना, these bonds are away from the ring और these bonds are perpendicular to the ring, है ना, ब्रैकेट में परपेंडिकुलर टू द रिंग, या तो ऊपर या नीचे। बेटा आज आपकी क्लास बस 2 घंटे की है, ठीक है, तो 2 घंटे में अगर ये चैप्टर नहीं स्टार्ट खत्म हो पाएगा तो हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, बट आपको जल्दी खत्म करा देंगे। बस ये लास्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म में, ये लास्ट टॉपिक है। तो आपने ये एक्सेल इक्वेटोरियल समझ लिए, अगर इनको एक साथ लिखेंगे, जितनी बार बनाओगे उतना अच्छा है, प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी हो सकता है कई लोगों से चेयर फॉर्म भी ना बन रही हो ढंग से, ठीक है, तो जितनी बार बनाओगे, इसीलिए मैं बार बार अलग 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 बार बनवा रहा हूँ, तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। कई लोग तो स्केल से बना रहे होंगे, ठीक है, तो अगर मैं दोनों को एक साथ मिला दूं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, एक्सेल एंड इक्वेटोरियल, दिस इज गोइंग टू बी इक्वेटोरियल, ऐसा। ठीक है, अब बोर्ड फॉर्म समझ लेते हैं। बोर्ड फॉर्म आएगी इक्लिप्स फॉर्म के कारण, ठीक है, तो उसमें कैसा रहेगा, ऐसा।
तो मान लो ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ किया है। और मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ। तो ये 1 है, ये 2 है उसके पीछे, 2 जुड़ा है 3 से, 3 फिर 4 से, 4 फिर 5 से, एंड फिर ये 6 से। ये बोट हो गई। ठीक है, अगेन मैं इसको इधर से देख रहा हूँ सामने से, तो मुझे ये दिखेगा, इसके पीछे ये नहीं दिखेगा। ये जुड़ा है थर्ड से, तो ये दिखेगा थर्ड ऊपर जाता हुआ ऐसे, जो कि इस 6 वाले और थर्ड थर्ड ये दोनों एक दूसरे की तरफ ही आ रहे हैं, तो ऐसा। यहाँ पे भी देख लेते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे पहले तो ये इक्लिप्स फॉर्म है, तो भाई यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन मिल ही रहा है। ठीक है, ये सब एक दूसरे के साथ हैं, तो यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक और रिपल्शन रहता है जिसको बोलते हैं फ्लैग पोल रिपल्शन, तो ये यहाँ से आएगा। तो इसमें आते हैं 6 तो आ रहे हैं इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। फोर जो है वो एक्सियल है हाइड्रोजन, एंड 2 जो है वो है फ्लैग पोल हाइड्रोजन। ये दो अलग स्पेशल टाइप के हाइड्रोजन हो गए, इनको बोल रहे हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपल्शन। तो यहाँ पे अभी मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे आता है, एक हाइड्रोजन ऐसे आता है, इनके बीच में रिपल्शन, और ये आ गया आपके फ्लैग पोल हाइड्रोजन। जैसे बोट में एक फ्लैग लगा रहता है ना, फ्लैग के लिए रहता है ना, तो उसको फ्लैग पोल हो गया ये। इन दोनों पे हाइड्रोजन ऐसे हैं, तो दोज आर गोइंग टू कॉज रिपल्शन। देख लेते हैं भाई इनको। इसमें 6 इक्वेटोरियल है और 4 एक्सियल और 2 फ्लैग पोल्स। तो देखते हैं कैसे कैसे। तो पहले मैं बोर्ड बनाऊंगा। एक्सेल मतलब अवे, तो अवे बना दो। ठीक है, ये बाहर की तरफ जाते हुए हैं, तो इसको ऐसे बना दो। अब इस पे है हाइड्रोजन, तो ये 4 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसा, ये चारों के चारों नीचे एक ही प्लेन में है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये आ गए आपके एक्सियल हाइड्रोजन। एक्सियल को ब्लू से बना देते हैं। और यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन होंगे, एक जा रहा है आपका ऐसा, अनदर वन। ठीक है, इस वाले को थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं।
तो ये चारों जो है, ऑल दीज आर राइट, ये ऑल फोर आर इन वन प्लेन, दीज आर एक्सियल हाइड्रोजन। बाकी आपको पता ही है, ठीक है, ये फ्लैग पोल पता है, और ये बाकी ब्लैक से क्या लिखे हुए हैं आपके, राइट। फ्लैग पोल्स। तो ऑब्वियसली ये इक्लिप्स है तो रिपल्शन होगा। तो चेयर और बोर्ड में कौन ज्यादा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है? चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल दैन बोर्ड फॉर्म, ठीक है। एंड उसके रीजन क्या क्या है? तो एक तो इक्लिप्स फॉर्म में तो टॉर्शनल स्ट्रेन लग रहा है, और ये फ्लैग पोल रिपल्शन भी लग रहा है इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में, वॉन डेर वाल रिपल्शन, ठीक है। तो यहाँ पे चेयर और बोर्ड में चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल। अब मान लो एक आता है ट्विस्टेड बोर्ड। ट्विस्टेड बोर्ड, ट्विस्टेड बोर्ड इज मतलब हमने ये जो बोर्ड फॉर्म है उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। जब हम उसको ट्विस्ट कर देंगे तो जो ये फ्लैग पोल एक दूसरे की तरफ आ रहे थे वो एक दूसरे की से अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्विस्टेड बोर्ड में फ्लैग पोल रिपल्शन नहीं होगा, है ना। तो ट्विस्टेड बोर्ड इज मोर स्टेबल देन बोर्ड फॉर्म as flagpole repulsion and van der Waal या फिर टॉर्शनल स्ट्रेन इसको van der Waal रिपल्शन क्या बोलना चाहिए, flagpole repulsion and torsional strain, torsional van der Waal strain between 4 axial hydrogen decreases, ठीक है। तो जब आप ट्विस्ट करोगे तो ये चारों एक साथ एक दूसरे के पास पास हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे, तो इनके बीच में थोड़ा थोड़ा van der Waal रिपल्शन लग रहा होगा। लेकिन जैसे ही आपने इस बोर्ड को ऐसे ट्विस्ट किया तो क्या हुआ, ये दोनों हाइड्रोजन इस तरफ मूव किए और ये दोनों हाइड्रोजन इस तरफ मूव किए, तो इनके बीच में क्या आया, ठीक है। इसको मैंने ऐसे पकड़ के ऐसे ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन अंदर की तरफ गया, ये हाइड्रोजन बाहर की तरफ गया। इसी तरह से ये दोनों कार्बन जब मैंने ऐसे घुमाया ये बाहर की तरफ आए, तो ये दोनों हाइड्रोजन बाहर की तरफ, और इसको मैंने घुमाया राइट, तो ये दोनों हाइड्रोजन अंदर की तरफ गए, तो इनके बीच में भी क्या हो गया, रिपल्शन कम हो गया। तो ट्विस्टेड बोर्ड इज मोर स्टेबल देन बोर्ड फॉर्म एज फ्लैगपोल रिपल्शन एंड van der Waal strain या रिपल्शन बिटवीन 4 एक्सियल हाइड्रोजन डिक्रीजेस, ठीक है। एंड ट्विस्टेड बोर्ड में क्या है, कोई सिमेट्री नहीं है, हेंस दिस इज आल्सो कायरल, ये भी याद रखना है, नोट। ट्विस्टेड बोर्ड is having chirality as any type of symmetry is absent. तो साइक्लोहेक्सेन में पूछते हैं कभी कभी कौन सा फॉर्म उसका ऑप्टिकली एक्टिव है, तो वो है ट्विस्टेड बोर्ड, ठीक है। ट्विस्टेड बोर्ड को करोगे तो उसमें कोई सिमेट्री नहीं आएगी, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, कुछ भी नहीं आएगा, राइट। यहाँ सिमेट्री है, यहाँ इसको बीच से काट दोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, ऐसे ही चेयर फॉर्म में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, बट व्हेन यू आर गोइंग टू ट्विस्ट इट तो फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी लिख लेना। तो अब हम स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख ले रहे हैं इसमें।
स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होता है चेयर फॉर्म, फिर है ट्विस्टेड बोट, फिर है बोट फॉर्म, एंड फिर है हाफ चेयर। बहुत ही अनस्टेबल है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे चेयर फॉर्म ऐसे कुछ बनाई, ट्विस्टेड बोर्ड आपका ऐसा दिखेगा कुछ, तो मैंने ट्विस्ट कर दिया उधर से, बोर्ड फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब ऑब्वियस सी बात है ये अंदर और बाहर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ये अंदर जाता हुआ बाहर आता हुआ, ये बोर्ड फॉर्म एंड ये हाफ चेयर। हाफ चेयर इज कैरिंग एंगुलर स्ट्रेन, इसलिए तो यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन भी थोड़ा थोड़ा आता है, एंड दैट्स व्हाई वी आर हैविंग। तो आपको ये याद रखना है ऑर्डर। इसके बाद substituted साइक्लोहेक्सेन। सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में सबसे पहला है कि हम बताएं, फर्स्ट एग्जांपल है, लेट्स से CH3 है ना, ये आपका मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये जो CH3 है, दिस कैन बी ऑन 2 है ना पोजीशन। चेयर फॉर्म की बात करेंगे, चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। तो एक टाइम पे ये CH3 क्या हो सकता है, CH3 एट एक्सियल, और एक टाइम पे क्या हो सकता है, CH3 is going to be at equatorial. This is called flipping. फ्लिप हो रही है ना। इसको नीचे लेके गए, तो जो नीचे लेके जाएंगे जब, तो जो ऊपर है उसको नीचे लेके जाएंगे तो वो ऐसे बनेगा, ऐसा है ना, दो बॉन्ड ऐसे हैं, राइट, ऐसा, अभी अभी ऐसे समझो, ऐसा। जब इसको नीचे लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये नीचे पहुंचेगा और ये बाहर की तरफ जाएगा, ऐसे से ऐसा होगा, ये बाहर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, तो वैसा ही है, राइट। CH3 एट एक्सियल पे है, अभी यहाँ पे क्या हो गया, CH3 एट इक्वेटोरियल। तो ये फ्लिपिंग होती रहती है, राइट। अब इस पे कौन ज्यादा स्टेबल होगा, विच वन इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, ये वाली फॉर्म या ये वाली फॉर्म। फिर से समझ लेते हैं, जब ये यहाँ पे ये एक्सेल है, जब ये नीचे की तरफ जाएगा, दिस इज गोइंग डाउन, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा फ्लिपिंग हो रही है, तो क्या होगा कि जो ये हाइड्रोजन है वो बिल्कुल नीचे पहुंचेगा और ये CH3 बाहर की तरफ, तो इसलिए ये CH3 एट इक्वेटोरियल पे आ गया। अब होता क्या है, CH3 एट
इक्वेटोरियल इज मोर स्टेबल। ये वाली फॉर्म ज्यादा होती है, ठीक है। ये क्यों क्यों स्टेबल है? बिकॉज when CH3 is present at axial position, it faces repulsion band, है ना, another axial hydrogen, सेम प्लेन में है ना, तो अनदर एक्सियल हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन। टर्म याद रखना, इसको बोलते हैं 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन। फिर से सुन लेते हैं क्या लिखा है। पहले तो मैंने लिखा है कि CH3 at equatorial is more stable because when CH3 is present at axial position it faces repulsion with another axial hydrogen and that is called 1,3 डाईएक्सियल रिपल्शन। उसको समझते हैं कि वो होता क्या है। तो जब आपने ये CH3 एक्सियल पे डाला तो ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ऐसा है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो बिटवीन दीज हाइड्रोजन्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन, रिपल्शन लगेगा। तो अगर ये 1 है कार्बन तो ये 2 3, अगर ये 1 ले लिया तो ये भी 2 3, तो ये दोनों इसके रेस्पेक्ट में 3 3 है। तो 1,3 डाई एक्सियल, दोनों एक्सिस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन लगेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी रिपल्शन हियर। जो कि आपको एक्सिल में इक्वेटोरियल में नहीं लगेगा। इक्वेटोरियल में क्या जा रहा है, ये CH3 बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये फॉर्म लगभग 95% रहती है, ठीक है, और ये 5%, ये भी लिख लेना। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 95%, दिस इज 5%। तो आपको याद रखना है एक्सियल नहीं बेटा, ये एस्पायरो थोड़ी ना। एस्पायरो में क्या होता है, 4 कार्बन की रिंग होती है और दोनों एक दूसरे से फ्यूज होती है, तो साइक्लोहेक्सेन है और इसमें लिखा है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर मान लो एक एग्जांपल हो, है ना, अनदर एग्जांपल इज 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे आएगा, ये दोनों क्या होंगे, इक्वेटोरियल पे होंगे तो सबसे ज्यादा। फिर अगर एक एक्सियल पे दूसरे इक्वेटोरियल पे है तो, और फिर एक्सियल एक्सियल तब। तो दोनों मिथाइल क्या होने चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होने चाहिए, राइट। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये लिख लिया है, रब कर दूं, ये लिख लेना 5% 95%, क्या लिख रहा है, चलो। तो अगर 1,2 डाइमिथाइल है, इसका मतलब ये ऐसा कुछ है, एक CH3 यहाँ पे, एक CH3 यहाँ पे। इसको ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा।
एक CH3 ऐसे, एक CH3 ऐसे, ये दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं। डोंट थिंक दे आर अप्रोचिंग ईच अदर। ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। फिर क्या हो जाएगा, राइट, इसमें यहाँ पे एक CH3 ऊपर की तरफ, तो इसमें डाइएक्सियल रिपल्शन लगने लग जाएगा, बट इस वाले CH3 को ये डाइएक्सियल रिपल्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक में ये हाइड्रोजन के कारण डाइएक्सियल रिपल्शन मिलेगा। ये क्या है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल। और जब हम दोनों ही लिख देंगे इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, तो एक को इधर मिलेगा डाइएक्सियल रिपल्शन, एक को इधर मिलेगा। ठीक है, राइट, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसके बीच में मिलेगा, और एक को यहाँ मिलेगा, ये एक्सियल एक्सियल, तो दोनों जगह रिपल्शन मिलेगा। तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल मोर स्टेबल, देन एक्सियल इक्वेटोरियल, देन एक्सियल एक्सियल। तो ये हो गया आपका एंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है।